A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 22 सितंबर 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करते हैं. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. यह स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. आई एम श्योर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ विजिट गूगल प्ले स्टोर, स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कीजिए. सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी. 30 सितंबर तक EMI की ऑफ़र भी चल रही है. इसके साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है. लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री. डाउनलोड द PDF फॉर फ्री. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. सबसे पहला टॉपिक जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA के बारे में हम बात करने वाले हैं. बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो FCRA किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है. अगर बाहर से यानी कि दूसरे देशों से हमारे देश में लेट्स से एक NGO है, राइट. NGO का नाम हम दे देते हैं NGO X. तो NGO X हमारे देश में ऑपरेट कर रही है. ये NGO जो है ये विधवा महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं लेट्स से. तो अब इस NGO X के बारे में एक बहुत बड़ी लेट्स से बिल एंड मेलिंडा गेट्स, उनको पता चला कि भारत में एक NGO है NGO X, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. तो फिर ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो क्या करेंगे, वो उनका मीन्स उनको सपोर्ट करेंगे रादर दैन जंपिंग इनटू द सेम सर्विस. बड़े NGOs जो हैं NGOs एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. इट्स नॉट लाइक बिजनेस. हाँ, थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है लेकिन दैट कंपटीशन इज़ बेनिफिशियल टू द फाइनल सर्विस रिसीवर, जिनको इनकी सेवा या फिर ये चैरिटी का लाभ होता है तो उनके लिए अच्छी बात होती है. एनीवे, तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या करेंगे, वो स्कैन करते रहते हैं. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े NGOs जो हैं वो ऐसे NGOs के बारे में सुनते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं. इनके बारे में जब भी पता चलता है उनको लगता है कि सारी चीज़ें ये लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं. उनका जो एक व्यू पॉइंट है उसी प्रकार से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. देन व्हाट दे विल डू इज़ दे विल फंड दिस NGO डायरेक्टली. NGO X को कह देंगे कि हम आपको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं. आप इन 5 करोड़ रुपए का उपयोग जो है, जो आप जैसे करते आए हैं वैसे करते रहिए. अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर हमें नज़र भी रखनी पड़ती है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. तमिलनाडु में कुडमकुलम पावर प्लांट जो हैं, तो उसके बाहर बहुत सारे मीन्स उसके नज़दीक के जो गांव हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था. अब मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो हैं वो USA की कंपनीज जो हैं, USA की एक लॉबी हैं जो यहाँ पर अलग अलग ट्रस्ट के माध्यम से पैसे इंजेक्ट करती थी और इन लोगों को इस प्रकार के विरोध करने के लिए उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उत्साया जाता था कि आप ऐसी चीज़ें कीजिए, क्योंकि ये कुडमकुलम पावर प्लांट जो हैं वो हमने रशिया की मदद से डेवलप किया है. तो उसके खिलाफ एक प्रकार से अगर लोग विरोध करने लगेंगे और फिर अगर पावर प्लांट चालू नहीं हुआ तो फिर भारत का तो नुकसान होगा ही, लेकिन रशिया का भी उतना ही बड़ा नुकसान होगा. और फिर दुनिया के दूसरे देशों में रशियन कंपनीज अगर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रही हैं तो भारत का एग्जांपल दिया जाएगा और फिर उनका बिजनेस जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए, उनकी इमेज जो है लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब हो जाएगी. तो ये इस प्रकार से भी इसका दुरुपयोग हो सकता है. तो इसके ऊपर ऐसे पैसे जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर नज़र रखना जो है वो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट इसके ऊपर मॉनिटरिंग करती है. इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड किए हैं FCRA को लेकर, ये थोड़े चिंता के विषय भी हैं. बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग जब हो जाए या फिर अननेसेसरी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें डाल दिए जाए तो होगा ये कि वे सारे NGOs, वे सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हमारे समाज में, हमारे देश में डेवलप करने के लिए और हमारे समाज में ये डिलीवर करते हैं ये सारी सर्विसेज,
तो वो फिर नहीं कर पाएंगे, उनको फंड्स टाइम पर नहीं मिलेंगे, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो नहीं हो पाएगी, और फिर इसका इम्पैक्ट हमारे गरीब लोगों के विकास के ऊपर होगा। और बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो जॉब्स भी जनरेट करती हैं, तो डायरेक्टली यंगस्टर्स की जो एक जॉब रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती हैं। ये बिल जो है एफसीआरए का, ये एफसीआरए एक्ट का बिल लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस नहीं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल है जिसमें ये डिमांड की गई है कि इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखना चाहिए। इसको पार्लियामेंट्री कमेटी और ज़्यादा गहराई से एनालाइज करें, और इसमें जो भी फॉल्ट्स हैं इन फॉल्ट्स को हटाया जाए, और उसके बाद इस बिल को पास किया जाए। इसमें एक बहुत ही ग्रीवियस अमेंडमेंट की बात की गई है। प्रिवेंट ए ग्रांट रिसीविंग बॉडी फ्रॉम मेकिंग ग्रांट्स टू अनदर एजेंसी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में, और जो हमारे देश की एक एनजीओ, एक एक एग्जांपल जो हमने लिया, तो यहाँ पर सबसे ग्रीवियस अमेंडमेंट ये है कि अगर एक एनजीओ हैं उनको पैसे मिलते हैं, तो ये पैसे वो दूसरे एनजीओ को नहीं दे पाएंगे। तो लेट्स इमेजिन, जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को लेते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, राइट। ये तो यूएसए में है। अब भारत में एक्स नाम का जो एनजीओ है, उनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स पैसे प्रोवाइड करेंगे। अब ये एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक्स जो हमारा पुराना एग्जांपल था उसमें हमने लिया था कि ये एजुकेशन के साथ एनजीओ एक्स जुड़ा हुआ है। अब एजुकेशन के लिए से कि कोविड-19 चल रहा है, तो इनको रीफब्रिश्ड स्मार्टफोन्स या फिर ऐसे सेकंड हैंड लैपटॉप्स, सेकंड हैंड डेस्कटॉप्स अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेट्स से। तो एनजीओ ये क्या करेगा, अगर उनको कोई ऐसा एनजीओ मिलता है जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, तो उनके साथ बात करेंगे, उनको थोड़ी बहुत फ़ी देकर ये चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उनको एनजीओ मिल गया, तो उनको भी थोड़े बहुत पेट्रोल डीजल के पैसे देने, ये वॉट एवर इट इज़, राइट, कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं तो उनकी थोड़ी बहुत सैलरी निकल जाए, तो ऐसा। तो ये जो भी पैसे देने की बात यहाँ पर बताई गई है कि प्रिवेंट ए ग्रांट रिसीविंग बॉडी फ्रॉम मेकिंग ग्रांट्स टू अनदर एजेंसी, कि ये दूसरे किसी को एक, अगर आपको ग्रांट मिली है तो आप दूसरे एनजीओज़ को या फिर ऐसी एजेंसीज़ को ग्रांट नहीं दे पाएंगे, तो इससे तो उनका फंक्शन करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर द फोर्ड फाउंडेशन है, फिर एक रॉकफेलर फाउंडेशन है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अपनी एजेंसीज या फिर अपनी सर्विसेज नहीं डिलीवर करते। वो अच्छे अच्छे ऐसे एनजीओज़ को, बिग एजेंसीज जो होती हैं, उनका मेन काम यही होता है कि वो अच्छे एनजीओज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं, ताकि जो एंड यूज़र हैं या फिर जिनको चैरिटी मिल रही है, तो उनको जल्द से जल्द कम से कम पैसों में मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से सर्विसेज डिलीवर की जा सके। इसके अलावा एक दूसरा जो अमेंडमेंट यहाँ पर है जो थोड़ा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिस्प्ले करता है, वो ये है कि आपको एक ही बैंक के साथ, सिर्फ एसबीआई के साथ ही आपको अपना अकाउंट जो है वो रखना है। इसके अलावा दूसरी किसी भी बैंक के साथ आप अकाउंट नहीं रख सकते। देखिए, बहुत सारी गवर्नमेंट की बैंक्स हैं, तो एसबीआई ही क्यों, बहुत सारी जगहों पर एसबीआई की अच्छी पकड़ नहीं है, और अगर वहाँ पर कोई दूसरी बैंक है हमारे देश में कुछ ऐसे पॉकेट्स में, तो फिर वहाँ पर ऑपरेट करने वाली एनजीओज़ को काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ ये जो एफसीआरए है, उसका बेसिक काम क्या है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इंसॉल्वेंसी, थ्रेट एंड लोन रिकवरी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा हमारे सामने आया है। आईबीसी के बारे में तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली, आईबीसी कोई नई बात भी नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। 31 जुलाई 2020 तक, राइट, 2016 से लेकर आज तक अगर आप देखें
तो आंकड़ा ये है कि 31 जुलाई तक 14,510 केसेस जो डिफ़ॉल्ट्स के साथ जुड़े हुए थे, और इतने ये जो 14,500 जितने केसेस हैं उसमें पता है कितने पैसे फंसे हुए थे? 5,13,000 करोड़ रुपीस, 5.13 लाख करोड़ रुपीस जो हैं इतने फंसे हुए थे। अब ये न्यूज़ में हम क्यों डिस्कस करें? द रीज़न इज़ कि इतने केसेस को विड्रॉ किया गया है, इतने केसेस को लेट्स से आपने अगर केस फाइल किया था तो आपने उस केस को वापस खींच लिया है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ अप्लाई करने से ही इतने पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो गए। आपको किसी से पैसे लेने थे, किसी कंपनी से, वो कंपनी पैसे नहीं दे रही थी, आपने आईबीसी के बारे में उनको बताया, उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, या फिर भी वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। आपने केस फाइल किया और फिर वो जो कंपनी है डिफ़ॉल्ट कर रही थी, जो कंपनी, उन्होंने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके फिर आपको पैसे प्रोवाइड कर दिया। आपको पैसे देने के बारे में उन्होंने बता दिया कि हम आपको पैसे दे देते हैं, आप केस जो है वो विड्रॉ कर लीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि सिर्फ केस फाइल करने के डर से या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के डर से ही या फिर अप्लाई करने के बाद ही लोगों ने पैसे जो हैं वो रिटर्न कर दिए, पैसे वापस दे दिए। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमाउंट उनको वापस मिली है दैट इज़ ऑल्सो बिग अमाउंट। आप देखिए यहाँ पर कि क्रेडिटर्स को जो अमाउंट वापस मिली है दैट इज़ मच हायर। अगर पूरा केस चलता और पूरी प्रोसीडिंग होती तो 44% 45% जितना रिटर्न मिलता। अगर आपको 100 रुपये किसी से लेने हैं तो हो सकता है कि आपको 45 रुपीज़ ही वापस मिले, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं, मैक्सिमम पैसे वापस मिले हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो प्रमोटर हैं, जो डिफ़ॉल्टिंग प्रमोटर हैं, जो कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, उनके दिमाग में सबसे बड़ा भय ये है कि अगर प्रोसीडिंग की शुरुआत हो गई और अप्लाई किया गया तो ये कंपनी उनके हाथ से चली जाएगी। तो कंपनी जो उन्होंने उनकी शुरुआत की है या फिर जहाँ तक उनको लेकर गए हैं, ये कंपनी ही नहीं रहेगी तो फिर वो क्या करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इससे एक डर पैदा होता है और पैसे डिफ़ॉल्टिंग कंपनी जो हैं वो पैसे जल्द से जल्द वापस दे रही हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने, IBBI ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है और रिपोर्ट में ये बताया जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, एक होते हैं, एक ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको सामान देते हैं, राइट, तो जिनको कहते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं उनके डिफ़ॉल्ट्स के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें, मीन्स इन द सेंस कि उनको जो पैसे वापस नहीं मिले या फिर मिल चुके हैं उनके आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें। तो 2016 से लेकर आज तक के आंकड़े देखें तो 44.7% जितनी रिकवरी हुई है। उन्होंने क्लेम किया था 4,22,609 करोड़ रुपीज़ का, और उसमें से उनको 1,88,893 करोड़ रुपीज़ वापस मिले हैं। तो 44.7% का रिकवरी रेट है, दैट इज़ गुड, नॉट बैड एट ऑल। और इसमें एक इम्प्रूवमेंट, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, इसमें एक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। फाइनेंशियल 19 में सीतारमन जी ने बताया था कि रिकवरी रेट 42.5% है, लेकिन ये बढ़कर हो गया है 44.7%, दैट इज़ गुड थिंग। और दूसरी जो पुरानी स्कीम्स थी जैसे कि लोक अदालत, तो उसमें 5.3% रिटर्न मिलता था या फिर रिकवरी होती थी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में 3.5 और सरफेसी में 14.5, तो उससे 42.5 और लेटेस्ट 44.7 काफ़ी एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ डर से ही लोगों ने पैसे वापस दे दिए। फिर आपने SBI की योनो फैसिलिटी के बारे में सुना होगा, एक योनो प्लेटफॉर्म है, यू ओनली नीड मी। तो एक खबर आ रही है, चेयरमैन रजनीश कुमार जो हैं SBI के, उन्होंने ये बताया कि ये योनो फैसिलिटी दूसरे बैंक्स को भी कैटर की जाएगी। इसमें यह होगा कि कुछ टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ेगी और टेक्निकल सेटअप करना पड़ेगा, और टेक्निकल सेटअप करने के बाद दूसरी बैंक्स जो हैं वो भी इस योनो फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएगी, तो कस्टमर को और अच्छी तरीके से योनो फैसिलिटी के माध्यम से कैटर किया जाएगा। योनो फैसिलिटी के लिए उनको अपनी ब्रांड जो है, लेट्स से कि अगर कैनरा बैंक योनो का इस्तेमाल करती है तो उनको योनो नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, उसका लोगो रखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना ही कुछ रख सकते हैं, व्हाटएवर दे फील लाइक। तो दैट विल हेल्प देम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, या फिर अपनी ब्रांड को प्रमोट वो कर सकेंगे रादर देन SBI।
और SBI जो है इसने अलग से ये योनो का एक अलग से योनो फैसिलिटी का एक अलग से बैलेंस शीट तैयार किया है और जून क्वार्टर में इस योनो ने 200 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है। कैन यू बिलीव इट, 200 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया है। हर रोज़ योनो के ऊपर से 3,85,675 जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं और कस्टमर बेस देखिए आप 4.2 करोड़ जितना बेस, अभी फ़िलहाल 2.7 करोड़ जितना कस्टमर बेस है, इसको डबल करने की एक लक्ष्य रखा है 4.2 करोड़, तो 50% जितना इंक्रीज़ करने की बात कस्टमर का टारगेट रखा है। और टोटल ट्रांजैक्शंस अगर आप योनो के देखें तो अगस्त में, सिर्फ अगस्त महीने में 1.1 करोड़ जितने ट्रांजैक्शंस हुए थे। मार्च 2020 में देखिए सिर्फ 66 लाख हुए थे, तो इसके लगभग डबल जो है वो हमें अगस्त में देखने को मिला है। तो योनो एक काफ़ी हिट प्लेटफॉर्म बन चुका है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।